हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछले क्लास में हम लोग क्या कहते हैं कि उपसमुच्चय की बात कर रहे थे, है ना। और उपसमुच्चय में हमने यहाँ तक देखा था कि वास्तविक संख्याओं के उपसमुच्चय क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें डिस्कस कर ली थी। एक बार फिर से जल्दी से चीज़ों को रिवाइंड करते हैं क्योंकि काफ़ी समय हो गया, ठीक है। और हो सकता है कि काफ़ी चीज़ें आप भूल भी गए हो, है ना। तो सबसे पहले एक बार रिकॉल कर लेते हैं जल्दी से कि किस बात पे चर्चा हुई थी। तो सबसे पहले हमने क्या कहते हैं उपसमुच्चय देखा था, ठीक है, जिसको हम लोग सबसेट बोलते हैं। तो उपसमुच्चय क्या होता है, ठीक है। तो यदि किसी समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव बी का अवयव हो तो ए को बी का उपसमुच्चय कहते हैं, ठीक है। मतलब अगर कोई समुच्चय है आपका, ठीक, कोई सेट है, जैसे यहाँ पर मान लीजिए कि हमने यहाँ पे लिया ए बराबर 1 2 3, ठीक है, एक सेट हमने ये ले लिया। और बी बराबर हमने यहाँ पे ले लिया 1 2 3 4 और ये 6, ठीक है। ये हमने यहाँ पे एग्जाम्पल ले लिए। तो देखिए यहाँ पे ए के जितने भी एलिमेंट है ना, ए के जितने भी एलिमेंट है, कौन कौन से एलिमेंट है, 1 2 3, ठीक है। वो किसका, वो बी का भी एलिमेंट है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ए जो है वो उपसमुच्चय है किसका, ए उपसमुच्चय है बी का, मतलब ए इज द सबसेट ऑफ बी। तो अगर किसी एक सेट के सारे अवयव किसी दूसरे सेट के अवयव में पूरे क्या कहते हैं आपके अवेलेबल हो, तो वो हम लोग, वो क्या होता है, वो हमारा क्या कहते हैं कि उसको हम लोग बोलते हैं कि ये आपके सबसेट हैं, ठीक है। और इसके एग्जांपल में हमने समझा था कि जैसे मान लीजिए कि आपके 11th क्लास में पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, ठीक है। तो 11th के जितने भी स्टूडेंट होंगे, तो मान लो कि वो आपके सेट ए हैं और सेट बी क्या है कि पूरे स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं। तो जो आपके 11th में पढ़ने वाले स्टूडेंट होंगे, ठीक, वो ऑटोमेटिक किसका हिस्सा होगा, स्कूल का हिस्सा होंगे। तो मतलब कि हम कह सकते हैं कि ए वो सबसेट होगा किसके, बी के। मतलब कि जो 11th क्लास के स्टूडेंट हैं वो पूरे स्कूल के क्या हैं, सबसेट हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे देखी थी। इसके बाद फिर अब इसमें उपसमुच्चय में ही दो चीज़ें और आ जाती हैं। एक आपका आ जाता है सुपरसेट मतलब अधिसमुच्चय, और एक आपका आ जाता है यथार्थ उपसमुच्चय, ठीक है। तो इसको एक बार देख लेते हैं। तो अधिसमुच्चय क्या होता है कि ए बी का उपसमुच्चय है यदि ए इज़ द सबसेट ऑफ बी, तब बी को ए का अधिसमुच्चय कहते हैं। मतलब कि जैसे यहाँ पर हमने इस एग्जाम्पल में देखा, ठीक, कौन से एग्जाम्पल में, यहाँ पर। तो इसको हम नाम दे देते हैं, ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 है। तो इसमें हमने देखा कि ए जो है वो उपसमुच्चय है किसका, बी का। तो अगर हम इसको घुमा कर पूछें, है ना, तो घुमा कर मतलब अगर हम बी के रेफरेंस में पूछें तो आप क्या कहोगे कि बी जो है वो अधिसमुच्चय है, ठीक है। बी क्या है, वो हमारा अधिसमुच्चय है किसका, ए का, ठीक। तो इस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे कि तब बी को ए का अधिसमुच्चय मतलब सुपरसेट कहते हैं, ठीक है। ये चीज़ है, ये एग्जाम्पल हमने देख लिया था। अब इसके बाद कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, ठीक है, उसको एक बार देख लेते हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या क्या थे। पहला था हमारा कि प्रत्येक समुच्चय ए अपना उपसमुच्चय एवं अधिसमुच्चय होता है, ठीक। तो मतलब कोई भी जैसे सेट है आपका, तो वो खुद का उपसमुच्चय भी होता है और अधिसमुच्चय भी होता है, ये चीज़ है। दूसरा, रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। तो जो हमारा रिक्त समुच्चय होता है जिसको हम लोग फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, वो सभी समुच्चय का क्या होता है, उपसमुच्चय होता है, ठीक है। इसके बाद थर्ड पॉइंट है कि अगर ए बराबर आपका बी दिया है, ठीक है, ए बराबर बी मतलब दो आपके सेट है, वो दोनों आपस में बराबर है, तो हम क्या कह सकते हैं कि ए जो है वो सबसेट होगा किसका, बी का, और बी जो है वो सबसेट होगा किसका, ए का, ठीक है। ये बात हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, है ना, ये है इसका मतलब। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद अगर ए इज द सबसेट ऑफ बी, है ना, को निम्न दो प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, ठीक है। पहला क्या है कि ए सबसेट ऑफ बी समुच्चय ए के सभी अवयव बी में हैं परंतु बी में कम से कम एक अवयव ऐसा है जो ए में नहीं है। तो अक्सर ये कन्फ्यूजन होती है, जो एनसीईआरटी में आपका नोटेशन लिया गया है, एनसीईआरटी में सिर्फ ये लिखा जाता है बस, ठीक है, ए इज़ द सबसेट ऑफ बी, खाली यही एक तरीका है वहाँ पे लिखने का। तो होता क्या है कि इसमें अक्सर स्टूडेंट को कन्फ्यूज़न रहती है कि सर यहाँ पे जैसे ए सबसेट बी एक तरीका तो ये है और दूसरा ए इज़ द सबसेट ऑफ बी, ठीक है। तो दोनों में अंतर क्या है, क्योंकि दोनों को सबसेट ही हम पढ़ेंगे, है ना, दोनों को उपसमुच्चय ही पढ़ेंगे। तो देखो होता क्या है कि अगर ये चीज़ आपकी लिखी है, ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ कि समुच्चय ए के सभी अवयव बी में है परंतु बी में कम से कम एक अवयव ऐसा है जो ए में नहीं है, ठीक। जैसे हमने यहाँ पर देखा था, ठीक है, कौन से एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल नंबर 1 में, कि समुच्चय ए के सारे अवयव जो हैं हमारे सेट बी में तो हैं, लेकिन बी का एक अवयव ऐसा है, कम से कम एक अवयव। तो देखिए यहाँ पे 4 और 6, ये हमारा सेट ए में नहीं है। तो इसलिए इसको हम लोग कैसे प्रदर्शित करेंगे, इसको हम लोग प्रदर्शित करेंगे ए इज़ द सबसेट ऑफ बी, ठीक, इस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे, ठीक। तो ये रहा हमारा फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट में अगर हम देखें तो दूसरे में क्या कह रहा है यहाँ पे, ठीक है, दूसरे में यहाँ पे कहा जा रहा है
है ना, कि A इज द सबसेट ऑफ B, ठीक, A व B में ठीक एक समान अवयव हैं। तो अगर दोनों सेट में आपके बराबर अवयव हैं तब हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है, A इज द सबसेट ऑफ B से, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर ये निशान नीचे बराबर वाला लग जाएगा, ठीक। इसका मतलब क्या है, A और B में आपके बराबर अवयव हैं, ठीक, इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद बात करते हैं, ठीक है, यथार्थ तथा अयथार्थ उपसमुच्चय की, मतलब कि आपका ये जो हमारा प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर सबसेट है इसके बारे में चर्चा किए थे, ठीक। ये देख लेते ये क्या था। तो इसकी परिभाषा देखो दी गई है कि अगर A बराबर, ठीक है, सीधे एग्जाम्पल से समझते हैं कि A बराबर आपका अगर जैसे दिया है 1 2 3 4, ठीक, और B बराबर भी कितना दिया है 1 2 3 4 आपका दिया है, तब A B का यथार्थ उपसमुच्चय अर्थात A इज द सबसेट ऑफ B, है ना, ये हमारा होता है, इसको यथार्थ उपसमुच्चय भी कहते हैं। मतलब कि जो ये चीज़ हमने लिखा, ठीक, A इज द सबसेट ऑफ B, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे प्रॉपर, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे प्रॉपर सबसेट, मतलब कि यथार्थ उपसमुच्चय, ठीक, सबसेट, ठीक, ये इसका मतलब हुआ। दूसरा परिभाषा 2 क्या है, यदि A का प्रत्येक अवयव B में हो तथा B का प्रत्येक अवयव A में हो तो ऐसे, है ना, इस स्थिति में A को B का अयथार्थ, मतलब कि इम्प्रॉपर सबसेट बोलते हैं और इसे इससे प्रदर्शित किया जाता है। तो अब इसके नाम हमें पता चल गए, ठीक है, कि ये जो चीज़ है इसके नाम हमें पता चल गए, इसका नाम क्या है। अब यहाँ पे इसको समझ लेते हैं, ठीक है। तो देखिएगा, तो ये हमारा जो इसका नाम निकला, अब 2 नाम यहाँ से आपके निकल कर आए, ठीक है, 2 नाम यहाँ से निकल कर आए। एक नाम निकल कर आया हमारा प्रॉपर सबसेट, ठीक है, एक हमारा नाम क्या है, एक है हमारा प्रॉपर सबसेट, मतलब कि यथार्थ उपसमुच्चय, और दूसरा आपका क्या है, इम्प्रॉपर सबसेट, ठीक है, दूसरा हमारा है इम्प्रॉपर, ठीक है, सबसेट, और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अयथार्थ समुच्चय। तो इम्प्रॉपर सबसेट मतलब जिसमें अगर A इज द सबसेट ऑफ B, ये सब बराबर हो जाए, है ना, A और B दोनों बराबर रहे, तब हम बोलेंगे इसको इम्प्रॉपर सबसेट। जिसमें A में तो सारे अवयव हैं, ठीक, लेकिन B में कम से कम एक अवयव ऐसा जो कि A में नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर आप इसको देख सकते हैं, ठीक, इसको लिख सकते हैं, तब ये क्या है कि ये हमारा प्रॉपर और इम्प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। इस चीज़ को आप लोग ज़रूर लिख लीजिएगा, अगर ना लिखा हो तो इसकी परिभाषा आप लोग ज़रूर लिख लीजिएगा, ये समझने में क्या कहते हैं हेल्प करेगा, नहीं तो बाद में क्या कहते हैं बहुत कन्फ्यूजन हो जाती है इसमें, ठीक। तो इस चीज़ को यहाँ पर क्लियर करके रखना। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे यहाँ पर दिया गया है A बराबर 1 2 3 4 और B बराबर भी आपको 1 2 3 4 ही दिया है, लेकिन उल्टे क्रम में दिया, ठीक, 4 3 2 1 इस तरीके से दिया है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें भी 1 से लेकर 4 तक एलिमेंट है, इसमें भी 1 से लेकर 4 तक एलिमेंट है। तो हम क्या बोलेंगे कि A इज़ द इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ B, ठीक है। तो मतलब A B का क्या है, अयथार्थ उपसमुच्चय है, ठीक, ये चीज़ है। इसके आगे देखते हैं अगला टाइटल हमारा। तो यहाँ पर इमेज थोड़ा ब्लर है, ठीक, आप लोग यहाँ पे आई होप सो कि ये आपको क्लियर है, ठीक है। तो इसके बाद हमने क्या देखा था कि रिक्त समुच्चय फाई प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है, ठीक है, ये चीज़ हमने देख ली थी। और इसके बाद यथार्थ उपसमुच्चय को वास्तविक तथा अयथार्थ को विषम उपसमुच्चय भी कहते हैं, मतलब 2 नाम और यहाँ से निकल कर आए, ठीक। तो एक को वास्तविक बोलेंगे और एक को क्या बोलेंगे, विषम उपसमुच्चय बोलेंगे। तो मतलब कि ये जो हमारा प्रॉपर सबसेट है, ठीक है, इसको हम लोग वास्तविक उपसमुच्चय बोलते हैं, ठीक है, वास्तविक उपसमुच्चय, ठीक, ये हम लोग कहते हैं इसको, ठीक। और जो दूसरा है ये वाला इम्प्रॉपर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग विषम उपसमुच्चय बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा होता है विषम उपसमुच्चय, ठीक, विषम उपसमुच्चय, ठीक। तो ये हमें 2 नाम और पता चल गए, तो इसको भी आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक। चलो अब वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के उपसमुच्चय, ठीक है, जितने भी क्या कहते हैं कि वास्तविक संख्याएं हैं, ठीक है, उसको लिखा किससे जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग देख लेते हैं कि जैसे यहाँ पे प्राकृतिक संख्या आपको पता है पूर्णांक संख्या होती है, ठीक है। प्राकृतिक संख्या किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल N से, और इसमें 1 से लेकर अनंत तक की संख्याएं होती हैं, 1 2 3, ठीक, इस तरीके से आपके इनफाइनाइट तक नंबर होते हैं, ठीक है। तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्णांक है, परंतु प्रत्येक पूर्णांक प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो पूर्णांक जैसे यहाँ पे Z आपका लिखा है, ठीक है, तो Z हमारा क्या होता है, Z हमारा होता है सेट ऑफ इंटीजर। अब जो Z में होते हैं, ठीक, वो प्लस और माइनस दोनों नंबर हो सकते हैं, जैसे +-1 +-2 +-3, तो मतलब होंगे तो आपके पूर्णांक संख्याएं, लेकिन प्लस और माइनस दोनों हो सकते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, कि जो हमारा नेचुरल नंबर है, ठीक है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्णांक तो है, लेकिन प्रत्येक पूर्णांक एक
प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो मतलब कि हम बोल सकते हैं कि n इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ z। ठीक, ये हो गया। इसके बाद प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है तथा लेकिन प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक नहीं है। अब जितने भी पूर्णांक हैं, मतलब जितने भी हमारे इंटीजर्स हैं, ठीक है, जिसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये 1 मिनट है ना, तो जितने भी हमारे इंटीजर्स हैं जिसको हम लोग कैपिटल जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, वो सब के सब क्या है, एक आपके पूर्णांक हैं, सॉरी सब के सब आपकी परिमेय संख्याएं हैं। ठीक, जैसे हमारा हो गया प्लस का मान लीजिए 5 या फिर माइनस में 10। ठीक, तो ये आपका परिमेय संख्या तो है क्योंकि इसको p/q के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक आपका नहीं होगा। ठीक, जैसे हम अगर बात करें 1/2 की, ठीक, तो जैसे यहाँ पे आपका लिखा है कितना, ये हमारा लिखा मान लीजिए कि 1/2 लिखा है, तो 1/2 क्या एक परिमेय संख्या है? बिल्कुल परिमेय संख्या है क्योंकि इसको p/q के रूप में लिखा जा सकता है। लेकिन 1/2 जो है ये हमारा पूर्णांक में नहीं गिना जाएगा। ठीक, तो इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा गया कि z इज द सबसेट प्रॉपर सबसेट ऑफ q। ठीक, अगला देखते हैं। प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है लेकिन प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, अब जितने भी परिमेय संख्याएं होती हैं, ठीक, जैसे 1/2 ये किस में आता है, आपका रियल नंबर में ही आता है। ठीक, वास्तविक संख्या में आता है। लेकिन अगर प्रत्येक वास्तविक संख्या की बात करें तो वास्तविक संख्या में दुनिया भर के सारे नंबर आ जाते हैं। ठीक, तो वास्तविक संख्या में जैसे हम लोग बात करें √5 की, तो आपको पता है कि √5 हमारा कैसा संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या तो है लेकिन प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या नहीं है, इसलिए q इज द सबसेट ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ r। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे देख लिया। तो अब इस चीज़ को अगर एक लाइन में हम लोग इसको लिखें तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका ऑर्डर हो जाएगा कि n इज द सबसेट ऑफ z इज द सबसेट ऑफ q और सबसेट ऑफ r। ठीक, तो r सबसे लास्ट में और n आपका सबसे पहले, ये ऑर्डर आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक, इतनी बातों पे चर्चा हुई थी। अब इसके बाद कुछ आगे देखते हैं। तो अब इसकी कार्यविधि क्या होती है ना, जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन में हमें सिद्ध करने के लिए आया है ना कि हमें उपसमुच्चय दिखाना है। ठीक, तो इसकी कार्यविधि क्या होगी, तो इसमें आपको करना ये रहता है कि जैसे आपको दिखाना है, ठीक है, कि यदि समुच्चय ए को समुच्चय बी का उपसमुच्चय दिखाना है तो हम ए का कोई अवयव x ले लेते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको लिखनी नहीं है ना, ये चीज़ हमें लिखनी नहीं, ये खाली समझने के लिए है। इसको क्वेश्चन में करवाएंगे तो समझ में आएगा। ठीक, हम ए का कोई अवयव x ले लेते हैं, मतलब कि हमने क्या मान लिया कि सेट ए में कोई एक एलिमेंट है। ठीक है, और इसको हमने कैसे लिख लिया, x बिलोंग्स टू ए, तथा उस अवयव को b का अवयव प्रदर्शित कर देते हैं। तो x बिलोंग्स टू ए अगर है तो अगर ये वाला x जो है वो अगर b में भी प्रेजेंट है, तो अगर ये दोनों चीज़ आपकी हो जाएंगी तो हम लोग क्या बोल देंगे कि a जो है वो सबसेट है किसका, b का। ठीक, a किसका सबसेट है, b का सबसेट। ये चीज़ हम यहाँ पे ऐसे शो करते हैं। ठीक, ये हमारा तरीका होता है। ठीक, दूसरा क्या है, दो समुच्चयों को समान सिद्ध करने के लिए, मतलब कि अगर हमें मान लीजिए कि a बराबर b के सिद्ध करना है, ठीक है, तो a बराबर b सिद्ध करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ पे हमें दो बातें सिद्ध करनी पड़ेगी। ठीक, a बराबर b सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हमें दिखाना पड़ेगा कि जो a है, ठीक है, वो इम्प्रॉपर सबसेट है किसका, b का, और b जो है वो इम्प्रॉपर सबसेट है किसका, a का। ठीक, हमें दोनों बातें यहाँ पे दिखानी पड़ेगी। तो मतलब अगर ये चीज़ और ये चीज़ हम दिखा लेंगे तब हम क्या बोलेंगे कि a बराबर किसके हैं, b के हैं। ठीक, अब इसके बाद आते हैं कुछ प्रमेय पे, इंपॉर्टेंट प्रमेय पे। अभी क्या है कि ये जो प्रमेय आपके दिए गए हैं ये खाली आप स्टेटमेंट के तौर पे लिख लीजिएगा, इसका प्रूफ अभी हम लोग नहीं देखेंगे क्योंकि ये चीज़ अभी समझ में नहीं आएगी। पहले हम इसके एग्जाम्पल करेंगे और फिर उसके बाद इसमें से जो इंपॉर्टेंट होगा, सब नहीं, ठीक, इसमें जो इंपॉर्टेंट लगेगा उसके प्रूफ आपको करवाए जाएंगे। तो आप लोग मुख्य प्रमेय ये हेडिंग डाल के प्रमेय नंबर 1, 2 ऐसे करके लिखना, इसका प्रूफ मत लिखना। ठीक है, तो जैसे पहला प्रमेय है कि रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। होता क्या है कि एक नंबर के क्वेश्चन में या फिर क्या कहते हैं कि जो हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं उसमें ये डायरेक्ट स्टेटमेंट पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो अगर ये चीज़ आपको याद है, ठीक, ये चीज़ आपने लिख रखी, तो वो क्वेश्चन आपके कहीं पे दिक्कत नहीं करेंगे। ठीक, वो क्वेश्चन आपके हो जाते हैं। तो जैसे पहला है आपका कि रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। ठीक, ये हम लोग एज ए स्टेटमेंट यूज करेंगे कि जैसे रिक्त समुच्चय हमारा फाई है, कोई भी हम लोग समुच्चय निकालेंगे तो उसका उपसमुच्चय में हमें लिखना पड़ेगा। जब हम लोग उपसमुच्चय ज्ञात करेंगे तो उसमें हम लोग को फाई को भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ है। अगला नंबर 2, प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। ठीक है, तो जो भी समुच्चय हमारे होते हैं वो स्वयं का क्या होता है, उपसमुच्चय होता है। प्रत्येक उपसमुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। मतलब जैसे अगर हम सेट ए की बात करें तो ये क्या है, ये खुद का उपसमुच्चय आपका होता है।
ठीक है, ये चीज़ है। तो इसका ये स्टेटमेंट हो गया सेकंड स्टेटमेंट। थर्ड स्टेटमेंट, यदि कोई दो समुच्चयों ए तथा बी के लिए ए बराबर बी, ठीक है, दिस इंप्लाइज ए इज द सबसेट ऑफ बी तथा बी इज द सबसेट ऑफ ए होगा। तो मतलब कि अगर ए बराबर बी है तो हम ऐसा रिजल्ट डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रमेय नंबर 3 हो जाएगा। इसके प्रूफ हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक। अभी का आपको खाली स्टेटमेंट के तौर पे इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक। अगला देखते हैं नंबर 4, किन्हीं तीन उपसमुच्चयों ए बी तथा डी के लिए अगर ए इज़ द सबसेट ऑफ बी व बी इज़ द सबसेट ऑफ डी है, ठीक है, तब क्या होगा, ए इज़ द सबसेट ऑफ क्या होगा हमारा डी होगा। मतलब क्या है इसका, मतलब हमारा ये है, इसको देखिएगा, ठीक। तो इसको पहले रब कर देते हैं। हाँ, अब देखो, मतलब मान लीजिए आपका दिया है कि ए उपसमुच्चय किसका, बी का, ठीक है, और बी उपसमुच्चय किसका, डी का। तो यहाँ से ए उपसमुच्चय किसका हो जाएगा, ठीक। यहाँ से हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ए उपसमुच्चय किसका हो जाएगा, डी का उपसमुच्चय हो जाएगा, ठीक। तो ये चीज़ यहाँ पे बोली जा रही है ना। तो इसको भी क्या कहते हैं कि आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये चीज़ है ना। ये चीज़ हम लोग बाद में इसका प्रमेय देखेंगे, इसका प्रूफ देखेंगे क्या होता है। और ये आपका ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर भी डायरेक्ट क्वेश्चन आपके बनते हैं, लेकिन इसका प्रूफ हम लोग नहीं करेंगे, ठीक। मतलब करेंगे ही नहीं। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें ये जो प्रूफ है, ठीक है, ये हमने जो यूज किया है यहाँ पर, ये जो आपका तरीका यूज होता है, ये हम लोग सीखेंगे चैप्टर नंबर 9 में। तो जब हम लोग द्विपद प्रमेय या फिर क्या कहते हैं कि क्रमचय संचय पढ़ेंगे चैप्टर, तब उसमें ये चीज़ NCR वगैरह ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो अभी के लिए आपको क्या करना है, अभी के लिए सिर्फ इसका स्टेटमेंट समझ लेंगे कि यदि समुच्चय ए में अवयवों की संख्या n है तो उसके कुल उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होती है, 2 की पावर n होती है, ठीक। यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मान लीजिए कि कोई समुच्चय ए है और ए में आपके कितने एलिमेंट है, 1 2 3 और ये 4 एलिमेंट है। तो आपसे पूछा जाए कि उसके टोटल उपसमुच्चयों की संख्या बताइए, तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि n में कितने एलिमेंट है, ठीक। तो अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए देखें हम, तो ये किसके बराबर है, 4 के बराबर है, ठीक। यहाँ पे 4 आपके संख्याएं दी गई हैं, तो ये 4 के बराबर हो गया, ठीक है। तो अगर हम इसके उपसमुच्चयों की संख्या की बात करें तो नंबर ऑफ सबसेट आपका क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा कितना, 2 की पावर n के बराबर होता है। n का मतलब ये, ठीक। तो n बराबर यहाँ कितना दिया, 4 दिया, तो 2 की घात 4, तो 2 की घात 4 कितना हो गया, 16 हो गया। तो मतलब कि इसके उपसमुच्चयों की संख्या क्या हो जाएगी, 16 हो जाएगी। तो हम लोग यहाँ से डायरेक्ट इसका यूज करके क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, ठीक। तो इसका स्टेटमेंट सिर्फ आप लोग नोट कर लीजिएगा, इसका क्वेश्चन हम लोग करेंगे तो ये चीज़ समझ में आएगी, ठीक है। चलिए अगले पे चलते हैं, है ना। ये हो गया हमारा। अगला जो हमारा है, ठीक है, समुच्चयों की तुलनात्मकता, ठीक है। तो अगला जो टाइटल है समुच्चयों की तुलनात्मकता, मतलब दो समुच्चय की जब हम लोग तुलना करेंगे तो वही चीज़ लिखा है कंपेरेबिलिटी ऑफ सेट्स। तो दो समुच्चय ए तथा बी तुलनात्मक कहलाते हैं यदि ए इज द सबसेट ऑफ बी तथा बी इज द सबसेट ऑफ ए हो, तभी हम उसकी तुलना कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे देखते हैं, ए बराबर आपका दिया है 1 2 3 और बी बराबर आपका दिया है, इसको अगर क्लियर ना हो तो इसको मैं लिख देता हूँ, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आपका कैपिटल N, ये लिखा है, ठीक है। दिस इंप्लाइज ए इज द सबसेट ऑफ बी। अगर ये चीज़ क्लियर ना हो, ठीक है, तो इसका जो PDF है वो लिंक के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया जाएगा, है ना। तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं इस PDF को, ठीक है। तो वहाँ से आप नोट्स बनाने में ये चीज़ आपकी सही रहेगी। तो हाँ, तो यहाँ पे तुलना की बात की जा रही है। तो तुलना कब होगा, जब ए बी का सबसेट होगा और बी आपका ए का सबसेट होगा, ठीक, तभी आपके तुलनात्मक होंगे, ठीक है। तो इसको जब हम क्वेश्चन में डायरेक्टली यूज करेंगे तब ये चीज़ समझ में आएगी, ठीक। इसको आप लोग एज इट इज़ यहाँ पे ये चीज़ नोट कर लीजिएगा। बात करते हैं घात समुच्चय की। अब ये चीज़ आपकी इंपॉर्टेंट है, ठीक। घात समुच्चय, घात समुच्चय क्या होता है कि किसी समुच्चय ए के सभी संभव उप समुच्चयों के समुच्चय को क्या कहते हैं, घात समुच्चय कहते हैं। और इसको PA या फिर 2 की पावर A, ये आपका 2 की पावर कैपिटल A लिखा है, ठीक है, 2 की पावर कैपिटल A द्वारा सूचित किया जाता है, ठीक। तो इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, और उसका घात समुच्चय हम लोग निकाल के देखते हैं। तो एग्जाम्पल हमने लिया, ठीक है, मान लो कि सेट A बराबर आपका दिया, ठीक है, खाली 2 एलिमेंट हम लोग लेंगे, ठीक है, कैपिटल A स्मॉल AB, ठीक। तो ये हमने यहाँ पे सेट लिया। अब हमें क्या करना है कि इसका हमें घात समुच्चय निकालना है। तो घात समुच्चय की परिभाषा क्या होती है कि सभी समुच्चयों का उपसमुच्चय, ठीक, जितने भी हमारे समुच्चय होते हैं उनका उपसमुच्चय निकालो और फिर उनका समुच्चय, ठीक। तो वो हमारा क्या होता है, घात समुच्चय कहलाता है। तो सबसे पहले इसके उपसमुच्चय देखते हैं ना। तो यहाँ पे लिखेंगे कि समुच्चय ए के उपसमुच्चय, ठीक। ये एग्जाम्पल में आप लोग नोट कर लीजिएगा, जब ये घात समुच्चय लिखना इसके बाद ये चीज़ नोट कर लेना। तो समुच्चय ए के उपसमुच्चय,
तो अगर समुच्चय ए के हम लोग उप समुच्चय की बात करें, ठीक है, तो कौन कौन से होंगे? सबसे पहले आपका होता है ए, ठीक, तो ये आपका हो जाएगा ए हो जाएगा, फिर इसके बाद बी हो जाएगा, ठीक है, तो इन दोनों को उतार लेंगे, फिर इसके बाद दोनों को साथ में लेकर उतार लेंगे, ए कॉमा बी हो जाएगा। और एक चीज़ और आपका रहता है फाई, ठीक, इसको मत भूलना, क्योंकि फाई प्रत्येक समुच्चय का क्या होता है? उप समुच्चय होता है, ठीक है। तो ये हमारे सेट ए के क्या निकले? ये हमारे उप समुच्चय निकल गए। तो उप समुच्चय निकल गए, तो अभी के लिए करली ब्रैकेट हटा देते हैं, ठीक है, ये वाला ब्रैकेट हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है। तो ये हमारे क्या निकल गए? उप समुच्चय निकल गए। तो जिस दिन इनका क्या कहते हैं कि सबसेट बनेगा, ठीक है, जिस दिन इनका सेट बनेगा, मतलब ये आपके करली ब्रैकेट में आएंगे, तो ये पूरा का पूरा एक देखिए एक समुच्चय बन गया ना, है ना, क्योंकि जब भी करली ब्रैकेट में चीज़ें आती हैं तो वो हमारा क्या बन जाता है? एक समुच्चय बन जाता है। अभी तक ये आपके समुच्चय नहीं है, ठीक, अभी ये क्या है? अभी ये आपके उप समुच्चय हैं, मतलब जो हमारा सेट था उसके हमने क्या निकाले? सबसेट निकाले। तो अब जब इनका पावर सेट निकालेंगे, ठीक, तो मतलब कि यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, जब हम लोग घात समुच्चय इसका देखेंगे, है ना, तो आप लिखेंगे घात, है ना, ये राइटिंग आपको समझ में आ रही होगी, ठीक, घात समुच्चय, ये थोड़ा एडजस्ट कर लेना भाई, ठीक, घात समुच्चय हम लोग इसका जब निकालेंगे तो इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? इसको रिप्रेजेंट करेंगे पी ए से, मतलब पावर सेट ऑफ ए। तो कुछ नहीं करना है, ये जो भी हमारे उप समुच्चय निकलना है, ठीक है, निकले, इसको करली ब्रैकेट में रख दो बस, ठीक है। तो क्या निकला हमारा? ए निकला था, ठीक है, बी निकला था, है ना, और क्या निकला था? ए बी निकला था, ठीक है, और लास्ट में फाई, ये तो बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो ये हमारा क्या कहलाता है? ये हमारा घात समुच्चय कहलाता है। तो मतलब कोई भी सेट आपको दिया हो, ठीक है, उसका आप लोग उप समुच्चय निकालें और फिर उप समुच्चय का समुच्चय बना दें, तो वही हमारा क्या हो जाएगा? वही हमारा घात समुच्चय हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर ये एग्जाम्पल आप चाहे इनका नोट कर लें, ठीक है, या फिर वही वाला नोट कर लीजिएगा, वो आपका हो जाएगा, ठीक। तो ये परिभाषा आप लोग लिख लीजिएगा। विशेष पॉइंट यहाँ पे देखते हैं, घात समुच्चय को, ठीक है, ये आपका क्या लिखा है यहाँ पे, ठीक, सख्त समुच्चय या फिर, ठीक, शक्ति समुच्चय, हाँ, शक्ति समुच्चय भी कहते हैं, ये हमें लिखा है। तो रिक्त समुच्चय फाई का घात समुच्चय, अर्थात पी फाई बराबर फाई होता है, जो कि एक एकल समुच्चय है, और यहाँ पर ये लिखा है। इसको समझाएंगे, ठीक है, इसको, इस चीज़ को नेक्स्ट लेक्चर में समझाएंगे, क्योंकि ये चीज़ें काफ़ी ब्लर है ना, एक अच्छे से इमेज खींचेंगे तब उसमें हम लोग ये समझाएंगे। तो इसका पीडीएफ आपको लिंक के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जितना करवाया गया है, ठीक है, अभी तक, मतलब कि यहाँ तक आप लोग नोट करके उसकी फ़ोटो खींच करके, ठीक है, मतलब कि सॉरी, नोट कर लीजिएगा उसको, है ना, और उसको अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। बाकी कल के क्लास में या फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे इसकी आगे की चीज़ें और इसके एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, ठीक। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।